Hi, friends. Welcome back to the series of human geography. And today we are taking up rural settlements, ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्ती। बस्तियों का विकास या बस्तियों का जन्म मानव और उसके अपने पर्यावरण से जो अंतरक्रिया होती है उसका परिणाम होता है। ये हमने पिछले सीरीज में पढ़ा। रूरल सेटलमेंट्स ये बहुत क्लोजली या डायरेक्टली लैंड पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण परिवेश पूरी तरह अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। इन ग्रामीण बस्तियों के विकास के कुछ कारक हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन ग्रामीण बस्तियों के किसी क्षेत्र में विकसित होने के या उनके प्रतिरूप और प्रारूप को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। सबसे पहले वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति। कोई भी बस्तियां, और विशेषकर आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीण बस्तियों की, जल आपूर्ति पर बेहद निर्भर करती हैं। ज़्यादातर आप ऐतिहासिक काल से देखेंगे, बस्तियां, गांव, नगर सभी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। नदियों से जल की आपूर्ति उनको घरेलू उपयोग के लिए, सिंचाई के लिए, झीलें, कोई जलाशय या कोई जल का स्रोत, तो ये बहुत मूलभूत आवश्यकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ कहीं भी जल का कोई स्रोत होता है, जल का कोई भंडार होता है, नदी हो, झील हो, जल का स्रोत हो, झरना हो, वहाँ स्वाभाविक रूप से लोग बसने लगते हैं, बस्तियां बसने लगती हैं। इसके बाद देखेंगे लैंड। हमने पहले ही कहा, रूरल सेटलमेंट्स आर क्लोजली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड। यहाँ लैंड का सीधा अर्थ है फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड, जो उपजाऊ कृषि भूमि है। सॉइल फर्टिलिटी से सीधे ताल्लुक है। उपजाऊ मृदा होती है तो कृषि कार्य करना आसान है, और ऐसे आसान कृषि कार्य वाले क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से मानव बसाव होते हैं, ग्रामीण बस्तियां बसती हैं। फिर अब तीसरा कारक है अपलैंड। घर बनाना वही पसंद करते हैं लोग जो बाढ़ से सुरक्षित हों, जलाक्रांति से सुरक्षित हों। निचले वाटर लॉगिंग के या बाढ़ के, फ्लड के एरियाज में बस्तियां या घर लोग नहीं बनाते हैं, उच्च भाग पर घर बनाते हैं, अपलैंड्स पर। इन अपलैंड्स में आप देखें, इन्हीं को ड्राई पॉइंट्स भी कहते हैं। और कहीं कहीं आपने देखा है स्टिल्ट हाउसेस भी होते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में बांस बल्ली लगा करके, स्टिल्ट लगा करके और उसके ऊपर घर बनाना, ताकि जो नीचे सीलन का इलाका है, वाटर लॉगिंग का इलाका है, जो अनहाइजीनिक है, उससे ऊंचाई पर वो बस सके। तो अपलैंड्स या जो ड्राई पॉइंट्स होते हैं, जहां बाढ़ का खतरा नहीं होता है, वहां पर आपको ग्रामीण बस्तियां मिलेंगी। बिल्डिंग मटेरियल्स, भवन की जो निर्माण सामग्री है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो ग्रामीण बस्तियां हैं, लोकली अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल, जो भी लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन्हीं पर आधारित होती है। अब देखिए, बहुत पहले जंगल थे, बांस, लकड़ी, घास फूस, खरपतवार, बहुत कुछ मिलता था, तो डैच कवर्स वाले घर होते थे।
फूस के छप्पर, जिनको दैचिंग कवर्स कहते हैं, वो घर बनते थे। जिन क्षेत्रों में मिट्टी थोड़ी मजबूत है, फाइन ग्रेन्स की है, जिसको हम क्ले सॉइल कहते हैं, मजबूत होती है, तो वहाँ मड ब्रिक्स से घर बनाते हैं लोग, या कई बार ब्रिक्स न बना करके सीधे मड को ही ला करके और अपने घर बनाते हैं। माने जिस क्षेत्र में जो इजीली अवेलेबल लोकल रिसोर्सेज हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, उनको लेकर के उन्हीं का उपयोग करके घर बनाते हैं। डिफेंस, सुरक्षा भी एक कारक है। सुरक्षा आक्रमणकारियों से, चोर लुटेरों से, या आप देखें हैं जब बहुत विकसित सभ्यता नहीं थी तो जो ग्रुप ऑफ पीपुल हैं, एक कोई ग्रुप है, कबीले जिनको कहते थे, कुनबे कबीले, उन्हीं में से कोई आक्रमणकारी हो जाता था या कोई बहुत नुकसान पहुंचाने वाला, तो अनरेस्ट इस तरीके की होती थी, वहाँ लोग नहीं बसना पसंद करते थे। शांत जहाँ पर माहौल रहता था, आक्रमणकारी जहाँ पर कम होते थे, तो अब वो सुरक्षा कैसे मिलेगी? फिर वही बात आती थी, हिल टॉप्स पर, ऊंचे भागों पर लोग घर बनाते थे, बस्तियां बसाते थे, या कहीं कहीं पर ऐसा भी कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है ताकि शत्रु या आक्रामक वहाँ तक ना आ सकें, वहाँ पर वो लोग घर बनाते थे अपना। आप देखेंगे जैसे हमारे देश में ही जो फोर्ट सिटीज़ हैं, फोर्ट टाउन्स हैं, जो ऐतिहासिक समय से किले वाले नगर, हम लोग अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल जानेंगे, वो सभी सुरक्षा कारणों से कैसे बनाते थे? या तो ऊंचाई पर बने हुए हैं जहाँ से वो अपने दुश्मन से मुकाबला कर सकते हैं, दुश्मन की गतिविधियों को देख सकते हैं, और या चारों ओर से पानी भरा है, आइलैंड टाइप के द्वीप जैसे, उनके बीच में बस्तियां बसाई जाती थी। इसके बाद देखिए प्लैन्ड रूरल सेटलमेंट्स। ये थोड़ा अजीब सा लगता है, कम से कम डेवलपिंग नेशंस में तो बहुत ही अजीब लगता है। हमारे देश की ही बात करें जहां पर नगरीय बस्तियां, अर्बन सेटलमेंट्स ही, प्लैन्ड सिटीज बहुत कम है, गिने चुने हैं। वहां पर प्लैन्ड विलेजेस की बात हो, नियोजित ग्रामीण बस्तियों की बात हो, अजीब लगता है। लेकिन आप देखेंगे जैसे इथियोपिया जैसे देश हैं अफ्रीका के, जो बहुत कम विकसित देशों में माना जाता है, वहां पर अर्बनाइजेशन जैसे हम कहते हैं, नगरीकरण, ऐसे ही वहां पर विलेजाइजेशन है। गांव को सरकार ने, ग्रामीण बस्तियों को सरकार ने, तमाम जगह ऐसा है, जिनको अपने ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से, सुनियोजित ढंग से बसाया है। हमारे देश की बात करें तो ऐसे उदाहरण आपको इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम जो विकसित किया गया राजस्थान में, तो जाहिर है वहाँ किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया, तो उन किसानों को पुनर्वास के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए वहाँ पर कुछ आपको कैनाल कॉलोनीज के नाम से बस्तियां बसाई गई, जो एक उदाहरण हो सकती है नियोजित ग्रामीण बस्तियों का। इसके बाद देखें ग्रामीण बस्तियों के क्लासिफिकेशन की हम बात करें, वर्गीकरण की बात करें, कौन कौन से टाइप्स हैं ग्रामीण बस्तियों के, उनके प्रारूप और प्रतिरूप कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा करते हैं। ये कई आधार हैं, क्लासिफिकेशन के कई बेस हैं। जैसे पहले तो सेटिंग के आधार पर ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण, इसमें है मैदानी ग्राम हो सकते हैं, प्लेन विलेजेस, प्लेटो विलेजेस, पठारी गांव, माउंटेन विलेजेस, पर्वतीय गांव, फॉरेस्ट विलेजेस, वन ग्राम, या डेजर्ट विलेजेस। माने जो साइट्स कैसी हैं, वनों में अलग प्रकार के ग्राम है। अब फिर आप देखेंगे भूमि से कितना रिलेशन है, लैंड से कितना डायरेक्टली रिलेटेड है,
जहां कहीं भी जैसे प्लेन एरियाज हैं तो एबंडेंस है फर्टाइल लैंड की, कृषि योग्य उपजाऊ भूमि है, आसानी से वहां लोग बसते हैं। प्लेटो रीजन में बसाव का तरीका कुछ अलग होगा, वहां उन्नत या समुन्नत कृषि क्षेत्र नहीं होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में कहीं जल की असुविधाएं होंगी, कहीं यातायात की सुविधाएं होंगी। तो अलग अलग सेटिंग में अलग अलग प्रकार के आपको ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्तियां मिलेंगी। फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस माने क्रियाकलाप, प्रकार्य। ये एक तरीके से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। ग्रामीण बस्तियों की व्यवसायिक संरचना के आधार पर भी हम उनका वर्गीकरण करते हैं, जैसे फार्मिंग विलेजेस, फिशरमैन्स विलेजेस, लंबरजैक्स विलेजेस, पेस्टोरल विलेजेस। जो क्रियाकलाप करती हैं वो बस्तियां, उनके आधार पर उनका वर्गीकरण है। कृषि ग्राम हो सकते हैं, पशुपालन या पेस्टोरलिज्म, चरवाहे की प्रवृत्तियों वाले ग्राम हो सकते हैं, मछली पकड़ने वाले मछुआरों के गांव हो सकते हैं, या लकड़ी काटने वालों के गांव हो सकते हैं। ये क्रियाकलाप या उनके व्यवसाय के आधार पर भी गांवों का वर्गीकरण है। आप देखेंगे हमारे देश में भी दक्षिण भारत में जैसे केरला है, वहाँ पर लैगून्स हैं, बैक वाटर्स हैं, जो वहाँ लैगून झीलें हैं और पश्च जल हैं, उनके चारों ओर गांव बसे हुए हैं, बस्तियां हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उस झील पर सबसिस्टेंस है उन लोगों की, मछलियां पकड़ते हैं और उस झील के चारों ओर, अगर झील सेमी सर्कुलर है, पश्च जल है, बैक वाटर है, तो सेमी सर्कुलर उन्हीं झील के किनारे किनारे पर बस्तियां पाई जाती हैं। फिर आप देखेंगे शेप्स और फॉर्म्स के आधार पर भी हम क्लासिफाई करते हैं। शेप्स और फॉर्म्स ये पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिकल, कैसी आकृति दिखती है। अगर हम एरियल फोटोग्राफ लें या ऊपर से देखें तो दूर से उनकी ज्योमेट्रिकल डिजाइन क्या दिखती है, इस आधार पर भी हम वर्गीकरण करते हैं ग्रामीण बस्तियों का। अब देखिए, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में, जो ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है, उस लेसन में आप देखेंगे फिगर 10.5। मैंने यहाँ पर थोड़ा केवल आपको समझने के लिए प्रयास किया है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा सकूँ। मुझे लगता है आप देख पा रहे होंगे। देखिए, जैसे ये है लीनियर। अब कोई ये रोड हो सकती है या रेलवे लाइन हो सकती है या इवन कैनाल या कोई रिवर हो सकती है, उसके किनारे किनारे, विशेष करके रेलों और सड़कों के किनारे किनारे, अब देखिए जो रेड कलर से बने हुए हैं, ये बस्तियों को हमने दिखाने का प्रयास किया है। ये लीनियर, रेखा प्रतिरूप लगेगा, एक सीधी रेखा में बस्तियां हैं। फिर आप देखिए क्रॉस, प्लस का निशान जैसा, ये एक रोड है, उसको क्रॉस करती है, और इन रोड्स के सारे बस्तियों का विकास हुआ तो वो क्रॉस रोड्स के किनारे किनारे होगा, तो इस तरीके की क्रॉस बस्तियां। ये फिर देखिए चार तरफ नहीं बल्कि कई तरफ, हर दिशा में, कई दिशाओं में सड़कें जा रही हैं, उन सड़कों के कारण किनारे किनारे जो बस्तियां बसी हैं वो स्टार टाइप की। ये सब ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, तारा जैसी, तारांकित प्रतिरूप। यहाँ देखें टी और वाई प्रतिरूप, जैसे कोई ये रोड मेन है, उसमें एक रोड आकर के और मिलती है 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर, तो अब टी जैसा ये सम्मिलन है, जॉइंट है, तो इन टी के सभी तरफ बस्तियां हैं, तो टी टाइप की सेटलमेंट्स हो गए। अगर ये वाई की तरीके से सड़क आकर के मिलती है एंगल पर, तो वाई पैटर्न हो गया। ये देखिए सर्कुलर पैटर्न, जैसे अभी हमने बात की थी झीलों की, ये कोई जलाशय है बीच में, उसके आसपास सड़कें भी हैं, रास्ते भी हैं, तो इसके चारों ओर सर्कुलर पैटर्न की बस्तियां हैं। ये वृत्ताकार। ये देखिए मान लिया कोई नदी है और उस नदी पर ये पुल बना हुआ है, नदी के इस पार गांव है और नदी के पार उस पार भी गांव है।
मैंने बस्तियां इस पार भी है उस पार भी है, लेकिन दोनों का नाम एक ही है। कोई एक्स गांव है जो वो इधर भी रहता है, और चूंकि पुल यहाँ पर बना हुआ है तो इधर भी, इधर वालों का कहीं इधर कृषि क्षेत्र हो सकता है, खेत हो सकता है, या यहाँ वालों का इधर कृषि क्षेत्र हो सकता है। तो ये नदी के दोनों ओर, और ऐसे ही कहीं पर जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं कैनाल की, बड़ी नहरें हैं, उन नहरों पर भी कहीं पुल बना हुआ है तो उनके दोनों ओर। इंटरेस्टिंग बात यह है, कई बार देखा गया है, अगर नदियों पर पुल नहीं भी है, केवल फेरी है, फेरी समझ पा रहे होंगे, घाट जहां नाव से आवागमन होता है नदी के आर पार, तो वहां पर भी इस तरीके की डबल या ट्विन बस्तियां, जुड़वा बस्तियां या दोहरे ग्राम कह सकते हैं, मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों की कुछ मूलभूत समस्याओं के बारे में। गांव की या ग्रामीण बस्तियों की क्या समस्याएं हैं। आपने देखा, हमने एक यहां पढ़ा था, एक प्रमुख कारक है मानव बस्तियों के बसने का, और विशेष करके जैसे हमने कहा ग्रामीण बस्तियां, उनके बसाव का एक प्रमुख कारक, एक मेजर फैक्टर है सप्लाई ऑफ वाटर, जल आपूर्ति। यहां देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में भी सबसे पहले हमने वाटर सप्लाई लिखा है। गांव में या ग्रामीण बस्तियों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति एक बहुत बड़ी समस्या है। इनफैक्ट डेवलपिंग नेशंस या भारत जैसे देश में आप देखें, अभी भी गांव गांव तक प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई नहीं है, नहीं हो पाई है। जो उनके पुराने तरीके हैं, खुले कुएं हैं, हैंड पंप्स हैं, सिंचाई है तो उसके लिए बोरिंग वेल्स हैं, या बहुत जगहों पर तालाबों से, खुले तालाबों से, टैंक से जल पीते हैं। अब आप देखिए, वाटर सप्लाई प्रोटेक्टेड नहीं है, और साथ साथ क्या है, एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी भी है। कई बार गांव में भी क्या होता है, गर्मियों में कुएं सूखने लगते हैं। माने जल की कमी भी गांव में पड़ रही है, जल की गुणवत्ता की भी कमी पड़ रही है, और प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई तो है ही नहीं। परिणाम क्या होता है, ग्रामीण बस्तियों में सबसे बड़ी समस्या इस जल के प्रदूषण के कारण, प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई न होने के कारण जो जल जनित रोग हैं, तमाम वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, कॉलरा जैसी, इस तरीके की तमाम बीमारियां, कॉलरा है, जॉन्डिस है, इस तरीके के तमाम रोग पनपते हैं और ग्रामीण बस्तियों में रहने वालों को दिक्कत होती है। तो शुद्ध पेयजल की आपूर्ति एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आप देखेंगे जो डेजर्ट एरियाज है वहां पर तो एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी सीधे सीधे है, जल नहीं उपलब्ध हो पाता। फ्लड और ड्राउट्स, ये भी एक समस्या है ग्रामीण बस्तियों की। बाढ़ों का आना और सूखा पड़ना, दोनों स्थितियों में क्रॉपिंग पैटर्न, कल्टीवेशन के पैटर्न पर असर पड़ता है। बाढ़ से भी फसलों को नुकसान पहुंचता है, और सूखा आता है तो भी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और आपको अभी पता है, फिर वही चीज हाईलाइट होती है, गांव की अर्थव्यवस्था, गांव का बसाव प्रतिरूप, सब कुछ डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड। और ये सब किससे प्रभावित होता है, फ्लड से भी प्रभावित होगा, और माने अतिवृष्टि होगी फ्लड तो भी, और अनावृष्टि होगी ड्राउट तो भी। अब आप देखेंगे डिजाइन एंड स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समस्या मूलक है। आप देखें जो गांव का डिजाइन और स्ट्रक्चर है, गांव की बस्तियों का जो विन्यास है, बिल्डिंग मटेरियल जो कुछ भी गांव से प्राप्त होता है, गांव को की बस्तियों के लिए प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है। अभी हमने पढ़ा था लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज से वो घर बनाते हैं। कच्ची मिट्टी के घर हैं, लकड़ी और फूस के, बांस के मिले हुए डाइचिंग कवर वाले घर हैं। और आप जानते हैं कि सभी मटेरियल लोकली अवेलेबल तो हैं आसानी से, इसलिए घर बनाया गया है, लेकिन ये सब लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। अब लकड़ियां, बांस, घास फूस, अभी तो आप देख रहे हैं जंगल वैसे ही साफ हो गए हैं तो कम मिलता है।
और कोई एक दैचिंग कवर या छप्पर या फूस का घर साल भर या बहुत हुआ 2 साल तक, माने 2 बरसात तक, उसके बाद सड़ने लगता है, फिर से उसको नया बनाना पड़ता है। तो रेगुलर रिपेयर्स की जरूरत पड़ती है। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं जो इकोसिस्टम बदल रहा है, तो ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो अनअवेलेबल होते जा रहे हैं। अब लकड़ियां नहीं मिलेंगी, घास फूस नहीं मिलेगा, तो घरों के बिल्डिंग का जो प्रारूप है वो भी बदल रहा है। भाई फूस नहीं बना सकते तो खपरेल, नहीं खपरेल है तो टीन शेड, वो थोड़े टिकाऊ होते हैं। नो डाउट अब गांव में भी पक्के घर बन रहे हैं, लेकिन जो लोकली अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल से घर बनते थे उनकी आप देखते हैं बहुत वल्नरेबल होते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं चलते हैं, रेगुलर रिपेयर्स की जरूरत पड़ती है जिसमें पैसा भी लगता है, बट नेचुरल। ट्रांसपोर्ट की बात करें, पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, आप अक्सर देखेंगे गांव में मेटल रोड्स और साथ साथ ऑल वेदर मोटरेबल रोड्स की बहुत कमी है अभी भी। जो रिमोट विलेजेस हैं हमारे देश में तो खास तौर से, या कम डेवलप्ड नेशंस है वहां पर भी बहुत, वहां उन क्षेत्रों में पक्की सड़कें, मेटल रोड और ऐसी सड़कें जो ऑल वेदर मोटरेबल हों, हर ऋतु में, विशेषकर से जब वर्षा ऋतु आती है तो बहुत सारी सड़कें बंद हो जाती हैं। सड़कों की क्वालिटी की वजह से भी बंद हो जाती हैं, और कभी कभी सड़कों के बीच में कुछ नदी नाले हैं, रिवर्स और रिवुलेट्स, जिन पर पुल नहीं है, इस कारण भी ऑल वेदर मोटरेबल नहीं होते। माने हर मौसम में हर गांव एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहता, अलग थलग हो जाते हैं बहुत अधिक बारिश आने पर। कम्युनिकेशन की बात तो आप देखें, संचार के माध्यमों की बात करें, इस समय देखिए लॉकडाउन का समय है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है जहाँ रिमोट विलेजेस में हैं छात्र, उनको कभी सिग्नल नहीं मिलता, कभी प्रॉपर नेटवर्क नहीं होता, कभी बीच में ऐप क्रैश कर जाता है। अब तेजी से विकास हो रहा है कम्युनिकेशन का भी, ट्रांसपोर्टेशन का भी गांव की ओर, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से विकसित नहीं है। इतना ही नहीं, जितनी भी सिविक अम्यूनिटीज हैं, जितनी भी नागरिक सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, चाहे वो शिक्षा संस्थानों की बात हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज की बात हो, चाहे सैनिटेशन की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, ये सभी जो नागरिक सुविधाएं या जो बेसिक अम्यूनिटीज होनी चाहिए वो अब गांवों में अभी उतनी बेहतर नहीं है। इसी का परिणाम है, आपने देखा कि गांवों से पुश फैक्टर की तरीके से काम करते हैं। आपने पॉपुलेशन के लेसन में पढ़ा है माइग्रेशन का। ये सुविधाएं गांव में अच्छी नहीं है, समस्या मूलक है, इसलिए लोग गांव से शहरों की ओर को जाते हैं, क्योंकि शहर में कंपैरेटिवली ये सारी सुविधाएं अच्छी हैं। तो हमने आज रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा, कौन से कारक जो ग्रामीण बस्तियों को जन्म देते हैं, कैसे ग्रामीण बस्तियां पनपती हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं, और ग्रामीण बस्तियों से जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्याएं हैं। नेक्स्ट इस सीरीज में हम लोग अब अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों से एक निवेदन है, आप जितना ईमानदारी से, ऑनेस्टली आप कमेंट करें, आपको कैसा लगा ये लेसन, उस पर अपना ईमानदारी से ऑनेस्टली कमेंट करें, एंड दैट विल हेल्प मी डू बेटर। थैंक यू वेरी मच।